नमस्कार साथियों, एक और बेहतरीन वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने बैंक से लोन लिया है, अनसिक्योर्ड लोन अगर आपने लिया है बैंक से, तो किसी कारणवश अगर आप लोन नहीं चुकाते हैं तो बैंक आपके अगेंस्ट क्या कार्रवाई करता है और कौन कौन से लीगल नोटिस आपको भेजता है बैंक अपने थ्रू। साथ ही साथ अनसिक्योर्ड लोन में कौन कौन से लोन आते हैं, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसी वीडियो के अंतर्गत सारी क्लियरिटी आपको मिल जानी है। मैं आपसे मेक श्योर करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में कोई और वीडियो देखने की आपको लाइफ में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी वीडियो में सारी चीज़ें कवर हो जानी है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए वीडियो करते स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले अनसिक्योर्ड लोन को समझते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है। देखिए, अनसिक्योर्ड लोन वो लोन होता है जो बैंक केवल आपको आपके सिविल स्कोर के आधार पर दे देता है। यानी कि बैंक को आपको कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। घर, मकान, दुकान, बाइक, कुछ भी आपको गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। केवल सिविल स्कोर के आधार पर बैंक आपको लोन दे देता है। अच्छा, ये अनसिक्योर्ड लोन कितने तरह के होता है, कौन कौन से लोन इसके अंतर्गत आते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, इसके अंतर्गत 4 लोन आते हैं। देखिए, एक पहला हो गया पर्सनल लोन, दूसरा हो गया कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, तीसरा हो गया क्रेडिट कार्ड लोन, और चौथा आपका हो गया महिला ग्रुप लोन। इन चारों के चारों पर 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है इसमें, और बैंक किस तरीके से पैसा वसूलता है, और क्या क्या लीगल नोटिस भेजता है, और अगर आप एंड तक पैसा ना चुकाए तो बैंक आपका क्या उखाड़ लेगा। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल लोन की। सपोज कीजिए पर्सनल लोन में 2 तारीख को आपके अकाउंट से किस्त कटनी थी और किसी वजह से आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी आपके साथ में, किसी वजह से आपकी पहली किस्त नहीं कटी या नहीं चुकाई आपने। तो इस सिचुएशन में बैंक क्या करता है, आपके अगेंस्ट जो आपका केस है इसको डाल देता है 0 to 30 डीपीटी में। डीपीटी से मतलब है डे पर ड्यू। यानी कि जो आपका जो केस है वो 0 से 30 दिन पुराना है, यानी कि ताज़े ताज़े डिफ़ॉल्ट हुए आप। इस सिचुएशन में क्या करता है बैंक के जो कॉल सेंटर वाले, एक कॉल सेंटर का डिपार्टमेंट होता है ना बैंक में, तो बैंक जो है अपने कॉल सेंटर के डिपार्टमेंट को आपका केस रेफ़र कर देता है कि ले भाई, नई बात है, इसको लड़कों को समझाओ, किस्त नहीं दे रहा हमारी है, फ़ोन करो इसको। तो वह लेडीज़ आपको फ़ोन करेगी, सर आपकी किस्त कटनी थी 2 तारीख में, 3 तारीख में आपकी किस्त कटनी थी, आपने किस्त क्यों नहीं दी। अब इसमें क्या होता है, 90% केस यहाँ पे रिसोल्व हो जाते हैं। मतलब जो 10% आदमी है जो नहीं देते, वरना आदमी सोचता है कि यार दे भाग, तो 90% जितने होता है ना वो यहाँ पे किस्त आगे दे देते हैं। 10% जो आदमी बचते हैं ना वो नहीं देते। उन 10% के साथ में क्या होता है, वो जब नहीं देते किस्त और उनको हो जाते हैं 90 दिन। यानी कि अभी जो था 0 से 30 दिन पुराना केस चालू था, अब 30 दिन से 90 दिन पुराना केस हो गया। यानी कि आपका 90 दिन में आपका अकाउंट अभी एनपीए नहीं करने गए। एनपीए क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप इस चीज़ को समझिए। अगर 90 दिन तक आप अपनी किस्त को नहीं देते, या 90 दिन तक आप अपने अकाउंट में पैसे नहीं डालते, और कंपनी जो बैंक होता है वो सोच रहा है कि आपके अकाउंट से पैसे काटूं, लेकिन जब आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है तो वो अकाउंट से पैसे कैसे काटेगा। फिर इस सिचुएशन में क्या करते हैं कि वो रिकवरी एजेंट को आपका जो केस है वो रेफ़र कर देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं। फिर रिकवरी एजेंट आपके घर पे आना जाना शुरू कर देते हैं, घर पे बैठेंगे आके, लाओ जी किस्त लाओ, हैं आप बहाने बनाओगे, नहीं जी आज मेरा काम नहीं लगा, आज मैं वहाँ पर गया था, आज मुझे पैसे नहीं मिले, ये हुआ मेरे साथ में, ये हुआ, किसी भी वजह से आप किस्त नहीं चुकाओगे। अब मान लीजिए 5% यहाँ पे आकर के दे देते हैं किस्त। अब जो 5% वाले आदमी है जो नहीं देने वाले किस्त, मान लो आपका जो अकाउंट है अब उन्होंने कर दिया एनपीए, आपने 30 दिन में आपने किस्त नहीं दी, 90 दिन में आपने किस्त नहीं दी, तो फिर बैंक आपका क्या करता है, कहने लगे भाई ये देने वाला नहीं है, इसका अकाउंट एनपीए करो भाई, एनपीए कर दो इसका केस। एनपीए का मतलब है, एनपीए से मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यानी कि ये जो एसेट है, ये जो कस्टमर है, ये जो केस है, ये किस्त ऐसे देने वाला नहीं है, इसको एनपीए कर दो। एनपीए का मतलब है कि अब आपको नोटिस आने हैं, ऐसे ही फॉर्मेलिटी के तौर पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोटिस आएंगे आपको, सबसे पहला नोटिस आएगा आपको चेक बाउंस का 138। यानी कि जो आपने प्रोडक्ट परचेज़ किया है उनसे, या आपने लोन लिया है, तो आपने चेक दिए होंगे इनको, या तो ऑनलाइन, या आपने परमिशन दी होगी ईसीएस का कि हमारे अकाउंट से इतनी तारीख में किस्त काट लेना। और जब आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है तो ये काटेंगे क्या। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, ये आपको चेक बाउंस कर देंगे आपका, और चेक बाउंस के नोटिस भेजेंगे आपको। तो चेक बाउंस का नोटिस भेजेंगे आपको 138, एक तो ये आएगा। दूसरा आपके पास में नोटिस आएगा डिमांड नोटिस।
और तीसरा आएगा वो रिकॉल नोटिस। ये 3 नोटिस आएंगे आपके पास में। होना कुछ नहीं है, फॉर्मेलिटी है, बैंक की फॉर्मेलिटी है। अगर नोटिस का भी जवाब आप नहीं देते और किस्त भी आप तब भी नहीं देते तो बैंक को नज़रों में आपका केस हो जाता है 90 to 180, मतलब 90 से 180 दिन पुराना, यानी कि 90 to 180 DPT, यानी कि डे पर ड्यू हो गया आपका 180 दिन पुराना। 180 दिन पुराना डे पर ड्यू हो गया आपका, यानी कि अब बैंक की नज़र में आप जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी वो वाले जो कि ढीठ किस्म के हैं। हाँ, बैंक की नज़रों में पीछे चढ़ गया कि ये भाई पैसे देने वाला नहीं है। अब क्या करता है बैंक इस सिचुएशन में? बैंक बोलेगा कि भाई इनको बुलाओ, इनसे बातचीत करो और इनका सेटलमेंट करो। अब ये सेटलमेंट क्या होता है? देखिए, सेटलमेंट को समझिए आप। सेटलमेंट होता क्या है? सेटलमेंट वो चीज़ होता है, सेटलमेंट को आप इसे समझिए समझौता। सपोज़ कीजिए आपने बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया, इंटरेस्ट वगैरह लगा के किस्त आपने बाउंस कर दी, बहुत टाइम लग रहा है आपको किस्त देने में, धीरे धीरे आपका जो है इसमें 3 लाख रुपए का हो गया। अब लोन हो गया आपका 3 लाख रुपए का। अब 3 लाख रुपए का आपका लोन हो गया, किस्त आप दे नहीं रहे हो, बैंक आपको बोल रहा है सेटलमेंट के लिए। आप बोल रहे कि जी चलो सेटलमेंट कर लूँगा मैं, या नहीं भी करते, चलो एक बात मानने की आपने बोल दिया कि सेटलमेंट कर दो। या अगर आप सेटलमेंट भी नहीं करना चाह रहे, एक बात को मेरे गौर करके समझिएगा, अगर आप सेटलमेंट नहीं करना चाह रहे और बैंक आपको जेल में डाल देगा, सपोज ये वैसे होता कुछ नहीं है, अगर बैंक आपको जेल में डाल देगा तो क्या पैसा रिकवर हो जाएगा अपना? उसका बैंक का पैसा रिकवर हो जाएगा आपको जेल में डालने से? नहीं होने वाला। तो बैंक पहली बात तो बैंक ऐसा एक्शन लेता नहीं और ना ही ले सकता, क्योंकि ये उसके रूल के अगेंस्ट है। ठीक है जी। दूसरी बात, अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो इसमें चलता है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब है, जैसे आप पीठ में कहीं मंडी में गए होगे सामान लेने के लिए, सब्जी मंडी पे दुकान पे सामान लेने के लिए, वो बोलेगा कि लो कि भाई 50 रुपये किलो, आप बोलना भाई नहीं मैं तो 20 रुपये दूंगा, नहीं चलो 30 लगा लो। ऐसा ही होता है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन होता है इसमें, समझौता होता है, यानी कि सेटलमेंट। 3 लाख रुपये का आपका लोन था, 2 लाख रुपये का आपका लोन था और इंटरेस्ट लगा करके ये लोन हो गया आपका 3 लाख रुपये का। अब 3 लाख रुपए का आपने बोला, कस्टमर जो बैंक आपको बोलेगा, बैंक आपको बोलेगा कि 3 लाख रुपए आपका हो रहा है भाई, लाओ हमको 2 लाख रुपए दे दो, या 2,90,000 रुपये दे दो, आपका सेटलमेंट कर देंगे। आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? नहीं भाई, मैं एक तो इंटरेस्ट नहीं देने का तुम्हारा, यानी कि जो तुम्हारा ब्याज बनना है ब्याज नहीं देने का, साथ ही साथ जो मूलधन है जो 2 लाख रुपए का है उस पर भी मुझे कंसेशन चाहिए। बैंक के पास में कोई ऑप्शन थोड़ा ही है, जेल में आपको डाल नहीं सकता वो। जेल में आपको डाल देगा तो पैसा उसका जो है डूब जाएगा, क्योंकि फिर पैसे कहाँ से रिकवर करेगा वो? तो बैंक का जो बैंक जो सोचता है, वो सोचता है कि किसी भी कंडीशन में इस बंदे से अपना पैसा मैं निकालूं, किसी भी कंडीशन में पैसा निकालूं। अब एक चीज़ गौर करने वाली है जो इसका आपको ध्यान से समझनी चाहिए। अगर आपका 3 लाख रुपए का लोन है, यानी कि 2 लाख रुपए का आपका लोन है और 3 लाख रुपए का 3 लाख रुपए का आपका लोन हो गया 1 लाख रुपए इंटरेस्ट लगाने के बाद में, अगर इनमें से आप बैंक को 2 लाख रुपए 90,999 रुपये, यानी कि 3 लाख रुपए में से अगर 1 रुपया भी कम आप बैंक को देते हैं तो भी आपका सिविल खराब। और अगर आप 3 लाख रुपए में से 10,000 रुपये देते हैं या 5,000 रुपये देते हैं तब भी आपका सिविल खराब। तो इसमें तो नेगोशिएशन चलता है। अब आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझ जाइए कि हाँ हमें कितना पैसा देना चाहिए, कितना पैसा नहीं देना चाहिए। अगर बैंक आपको ये बोलता है ना, कर्मचारी आपको ये बोलता है या रिकवरी एजेंट आपको ये बोलता है कि जी नहीं, आप अगर 2,90,000 रुपये में से 2,20,000 रुपये दे दोगे या 2 लाख रुपये दे दोगे तो आपका सिविल बच जाएगा, हम आपका सिविल ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि सिविल ख़राब करना इनके हाथ में है ही नहीं। ऑटो वो सब कुछ ऑटोमेटिक है भाई। तो एक तो आप इस चीज़ को ध्यान कर लीजिए, सिविल सेटलमेंट में सिविल ख़राब होना ही होना है, सिविल नहीं बच सकता। सेटलमेंट का एक फ़ायदा है, जो रिकवरी एजेंट आपके घर पे आ रहे हैं, जी किस्त दे दो, मोहल्ले पड़ोस में आपका मान सम्मान ख़त्म कर रहे हैं, मान मर्यादा की तुम्हारी धज्जा उड़ा रहे हैं, बस आपको ये हो जाएगा कि इनको थोड़े पैसे देंगे, बस ये है कि बैंक से नाता टूट गया हमारा, लो सिविल तुमने हमारा ख़राब करना था आपने कर दिया, लेकिन अब बैंक कर्मचारी आपके घर पर नहीं आने का, इस चीज़ का ये हो जाएगा, बस खाली इतना है, बाकी सिविल तो आपका ख़राब होना ही होना। अब अगर आपकी लाठी मजबूत है या मतलब स्ट्रिक्ट आदमी, आप समझ जाओ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आप उस प्रवृत्ति के आदमी तो बिना सेटलमेंट किए भी आपका काम चल सकता है। बाकी मैंने अपनी बहुत सी वीडियो में बता रखा है क्या 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 आपके राइट्स है, क्या क्या आपने अधिकार है। अगर ज़्यादा ही जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा मैं।
तो भाई आज की वीडियो में केवल इतना ही है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप किसी रिकवरी एजेंट के द्वारा परेशान किए जा रहे हो, कोई आपके साथ में हरेसमेंट कर रहा है रिकवरी एजेंट, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ और मैं उसके बारे में पूरा का पूरा एक वीडियो बना करके अपने चैनल पे डाल दूंगा। वहाँ पे जा करके आप वीडियो देख करके अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं या कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। टॉपिक वो जो आप डिसाइड करो और बताने वाला मैं हूँ, जो आपके लिए सही होगा। तो भाई मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।